जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम एनडीए 1 2026 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच की डिटेल्स है। समग्र 6.0 भी लॉन्च हो गया है। ये नंबर है जहां से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और बैच में आप ये पढ़ सकते हो। PYQs जो है बहुत थोरोली कवर्ड है सारे ही एग्जाम्स के, है ना। और इसके अलावा बेयरैक, मैपिंग, स्पीसीज लिस्ट, ये सब चीज़ें अलग से मिलती है और ये मेन सब्जेक्ट्स तो हैं ही साथ में। और ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने कुछ तो कवर किए थे, ना हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आप देखो, आप जानते हो तरीका क्या, वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। इसमें केमिकल वेदरिंग के आपको टाइप्स दिए गए हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है, कितने पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। तो ये भी अपनी फिजिकल ज्योग्राफी बुक में मेंशन्ड है और हमने रिसेंटली डिस्कस किया था CDS के क्वेश्चंस को। वहाँ भी हमने देखा था कि ऐसे सवाल पूछे गए हैं। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि केमिकल वेदरिंग के टाइम पे जब मिनरल जो है फेल्सपार में जो मिनरल्स हैं वो जब काओलिनाइट क्लेज में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। इसका सही आंसर हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए, बट ऑप्शन में हाइड्रेशन था तो हम हाइड्रेशन के साथ गए थे। क्या डिफरेंस था मैंने आपको समझाया था, सारी बातें बताई थी। NCERT का भी हमने रेफरेंस लिया था। बहुत लोगों को लगता है इसका आंसर कार्बोनेशन है, बट ऐसा नहीं है, वो गलत है वो। और वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस वीडियो में जाकर। तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो कह रहे हैं एक एक करके समझ लेते हैं। ये सारे ही टर्म्स यहाँ पे मेंशन है। जितने भी टर्म्स यहाँ पे इन्होंने दे रखा, आप ये पढ़ो। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस वाले सेक्शन में इन्होंने बताया है कि व्हेन समथिंग इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एसिड, द वाटर एसिड विद डिजॉल्व्ड कंटेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। समझ गए ना। जब कोई वाटर या एसिड घुलता है, जब कोई चीज़ वाटर या एसिड में घुलती है विथ डिजॉल्व कंटेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा ये टर्म है, सभी को पता है। इस प्रोसेस में सॉलिड का रिमूवल देखने को मिलता है सॉल्यूशन में, और डिपेंड करता है कि वो मिनरल वाटर में कितना ज़्यादा घुलने वाला है। और जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो उस टाइम पे बहुत सारे जो सॉलिड हैं वो खुद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वाटर में इस तरह से सस्पेंशन का काम करते हैं। तो ये वाली बात। देन कार्बोनेशन क्या है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं मिनरल्स के साथ तो उसे हम कार्बोनेशन कहते हैं। इसमें फेल्सपार वगैरह, कार्बोनेट मिनरल वगैरह टूटते हैं। देन हाइड्रेशन क्या है, जब केमिकल एडिशन होता है वाटर का उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। मिनरल वाटर को खुद में ले लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। इस एक्सपेंशन से क्या होता है, वॉल्यूम का मेटेरियल का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो इस तरीके से एक्सपैंड कर जाते हैं। तो यही वाली चीज़, जैसे कैल्शियम सल्फेट जो है वाटर को जब लेता है जिप्सम में बदल जाता है। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस ही है। तो ये हाइड्रेशन का नाम होता है। देन इसके बाद और भी टर्म्स हैं, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये तो पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से क्या होता है, रिजल्ट इन लीचिंग ऑफ मिनरल्स। देखिए दोस्तों, लीचिंग जो टर्म है इसका मतलब निक्षालन होता है। जैसे अगर कोई मिट्टी है, सॉइल है, और उसके ज़मीन के अंदर पानी रिसाव करके पहुंच जाता है तो उसे हम लीचिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, वो यही कह रहा है, जब मिनरल्स की लीचिंग होती है, मिनरल के पोर्स में जाकर वाटर या एसिड या कोई और दूसरी चीज़ जब अंदर जाती हैं तो सॉल्यूशन का नाम होता है एज पर दी ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन क्या फेल्सपार को तोड़ने में मदद करता है, अभी हमने पढ़ा कि हाँ फेल्सपार को तोड़ने में मदद करता है कार्बोनेशन। ये आप अगेन पढ़ सकते हो। ये है कार्बोनेशन, है ना। यहाँ पे आप देखो फेल्सपार वगैरह, कार्बोनेट मिनरल वगैरह ब्रेक डाउन होते हैं। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहे हैं कि हाइड्रेशन से क्या होता है, रॉक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है ऑक्सीडेशन क्या करता है, रॉक के कलर को बदल देता है, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक, पेग्मेटाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या सेल। सेम सवाल सिल से पूछा गया था 2001 में, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये PYQs कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सिविल सर्विसेज के भी हर एग्जाम के जो आप टॉपिक वाइज PYQs करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आप टैकल कर लेते हो। इसी वजह से बैच हम टॉपिक वाइज PYQs कवर करते हैं बैच में। तो इसका सही आंसर क्या है, लाइमस्टोन देखिए मार्बल में बदलता है, और लाइमस्टोन जो है मार्बल से बनता है, मतलब मार्बल मेटामॉर्फ होते हैं, है ना। और जो सेल है, पहले स्लेट होता है, फिर सिस्ट होता है, फिर नीस होता है, ये पूरी प्रोसेस होती है। देन सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट में बदलता है। तो आंसर यहाँ पे हम सी के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सी के साथ जाएंगे। और ऑब्सीडियन तो खैर ये तो एक तरह का ग्लास होता है, तो ये चेंज तो होता नहीं। तो आंसर यहाँ पे सी है। यहाँ पे भी आप देखो तो क्वार्टजाइट के बारे में पूछ रहे हैं कि ये मेटामॉर्फ होता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन
सी सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में बदलता है। क्वार्टजाइट क्या है? एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्टजाइट एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जैसा कि आप जानते हो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कैसे बनते हैं, हीट और प्रेशर में आकर जो दूसरे रॉक होते हैं सेडिमेंट्री या कोई दूसरे रॉक वो चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक में। तो यही वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो क्वार्टजाइट है एक तरीका का मेटामॉर्फिक रॉक है जो तब बनता है जब सैंडस्टोन जिसमें क्वार्ट ज़्यादा मात्रा में है वो हीट और प्रेशर से सब्जेक्टेड होते हैं, तो उस केस में ये फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद शानदार सवाल है। हमने वोल्केनो पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, इतने सारे पीवाईक्यूज कवर किए, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। यहाँ पे ये सवाल भी आ गया, लास्ट लेक्चर में भी वोल्केनो के ऊपर क्वेश्चन थे। अगर सिर्फ हम वोल्केनो पे डिस्कस करें तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इस वजह से बस हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वोल्केनो का। इसमें कह रहा है पी वेव पहले देखने को मिलता है एस वेव के मुकाबले सिस्मोग्राफ में, और दूसरा कह रहा है जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जबकि एस वेव में अप एंड डाउन राइट एंगल में वाइब्रेट करते हैं। तो ये डिफरेंस है पी वेव और एस वेव में। दोनों बातें सही है दोस्तों, आंसर यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे भी आंसर सी होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे एक वर्ड भी डिफरेंट है सिविल सर्विसेज 2023 के क्वेश्चन से। हाँ बिल्कुल सेम है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ पे वो आपसे डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट कर लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखो तो यहाँ भी इन्होंने बता रखा है 2 तरह की वेव होती हैं, ये पी वेव और एस वेव। पी वेव ज़्यादा फास्ट मूव करती है, सबसे पहले पहुँचती है। मैं कैसे याद रखता हूँ दोस्तों, देखिए पी मतलब प्राइमरी होता है, प्राइमरी पहले पहुँचती है। प्राइमरी वेव की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो साउंड वेव की तरह होगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल करेगी, इसी वजह से तो पहले पहुँचती है। तो पी वेव साउंड वेव की तरह होती है, सब में ट्रेवल करती है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ डिकोड हो जाती हैं अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो। बाकी ये मैंने सिविल सर्विसेज 2023 की एनालिसिस की, आप बस सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा करके समझ सकते हो इन चीज़ों को बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो सी है, बिल्कुल सही बात है ये। और आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए हाइपोसेंटर के बारे में, अगेन अर्थक्वेक के ऊपर सवाल है। पहला कहना है इट्स द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज एंड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का फोकस क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और उसे ही हम हाइपोसेंटर कहते हैं। दूसरा कहना है इट्स द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स एंड मे बी मेनी किलोमीटर्स डीप विद इन द अर्थ। तो मैंने ये आपको याद करवाया है, एक टर्म है फोकस, एक टर्म है हाइपोसेंटर, एक टर्म है हाइपोसेंटर और एक टर्म है एपीसेंटर, ठीक है, एपीसेंटर। तो ई पहले आता बाद में एच आता है। तो एपीसेंटर क्या है, वो पोजीशन है जहाँ पे जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं, अगर मान लो अर्थक्वेक की वेव्स यहाँ पे स्टार्ट होती हैं तो इसके जस्ट सामने वाला जो ग्राउंड है ना, जहाँ पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है डायरेक्टली, वो वाला जो पार्ट है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं, और जहाँ पे ये ओरिजिन हुआ उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, और ये मैंने आपको कई बार बताया, बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन आप देखोगे उठा के तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों बातें सही है, फोकस कहते हैं हाइपोसेंटर को ही फोकस कहते हैं, और इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या होगा, सी बोथ 1 और 2। और हाँ, ये वही पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक शुरू होता है और यहाँ से ये बाकी जगहों पे फैलता है। सेम यहाँ पे आप देखो, पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, सही बात है। पॉइंट ऑन द सर्फेस नियर द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, सी बोथ 1 और 2। तो ये आप ध्यान से देखो तो सेम सवाल पूछ लिया गया ना सीबीआई में। तो ये सारे पीवाईक्यूज हैं, और पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हो तो आप देखो कितनी आसानी से आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इमेज भी ऐड कर दिया एपीसेंटर हाइपोसेंटर का। यहाँ पे आप देखो तो जो जहाँ से अर्थ ओरिजिन हो रहा है उसे हम हाइपोसेंटर कहेंगे, आप फोकस कहेंगे, और जस्ट इसके सामने वाला हिस्सा एपीसेंटर कहलाता है, जो कि जस्ट एबव होता है हाइपोसेंटर के। आई होप अब आपको इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के नाम दिए गए, आपको बताना है कौन सा फोटोवोल्टेइक सेल के प्रोडक्शन में, जो कि सोलर पैनल में यूज होता है, उसमें इस मिनरल का नहीं यूज किया जाता। नियोडाइमियम, टेलुरियम, डिस्पोरिशियम और गैलियम। तो देखिए यहाँ पे 2 ऐसे मिनरल्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फोटोवोल्टेइक सेल में। कौन कौन से वो देख लेते हैं। ये सबसे पहले कह रहे हैं नियोडाइमियम, तो ये फोटोवोल्टेइक सेल में यूज़ नहीं होते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, विंड टर्बाइन में या इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर में यूज़ होता है ये, तो ये नहीं होगा। टेलुरियम, देखिए टेलुरियम जो है ये फोटोवोल्टेइक सेल में यूज़ होता है, ठीक है। टेलुरियम जो है वो की कंपोनेंट है कैडमियम टेलुराइड का। तो और जो कैडमियम टेलुराइड है ये थिन फिल्म सोलर सेल्स, यानी बहुत पतली लहर के सोलर सेल्स बनते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। अगला कह रहे हैं डिस्प्रोजियम, ये फोटोवोल्टेइक सेल में यूज़ नहीं होते, ये फोटोवोल्टेइक सेल में यूज़ नहीं होते, ये ईवीज़ वगैरह में खास तौर से या विंड टर्बाइन वगैरह में यूज़ होता है। देन गैलियम यूज़ होता है, इनफैक्ट कॉपर, इंडियम, गैलियम, सेलेनाइड, ये 4 चीज़ें हैं जो सोलर सेल्स जो बनते हैं ना, इसमें ये 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड भी होता है, गैलियम आर्सेनाइड।
और ये भी हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स बनाने में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। आंसर यहाँ पे टेलुरियम और गैलियम के साथ हम जाएंगे, क्योंकि ये 2 का यूज़ होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। एक्चुअली टेलुरियम क्या है दोस्तों, ये वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल थिन फिल्म सोलर सेल टेक्नोलॉजी में से एक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो सोलर पैनल होते हैं ये लाइक दे यूज़ मच लेस सेमीकंडक्टर मटेरियल देन कन्वेंशनल सिलिकॉन पैनल। इस वजह से काफ़ी चर्चा में, सिलिकॉन पैनल के मुकाबले बहुत कम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ करते हैं। इस वजह से सस्ता होता है, हल्का होता है, और वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है अर्थ की क्रस्ट में। और ये डायरेक्टली माइन नहीं होता। कॉपर की जो रिफाइनिंग होती है ना, उसका ये बाय प्रोडक्ट होता है टेलुरियम। जबकि जो गैलियम है ये कॉपर, इंडियम, गैलियम, सेलेनाइड, ये जो 4 कंपोनेंट्स के साथ थिन फिल्म के सोलर सेल बनते हैं उसमें गैलियम का यूज़ होता है। और ये हाई एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। और सैटेलाइट्स, स्पेस क्राफ्ट में भी जो सोलर सेल्स यूज होते हैं उनमें भी गैलियम का यूज किया जाता है। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें कह रहे हैं कौन सा विन रेस्पॉन्सिबल है फॉर वाइल्ड फायर्स इन सदर्न कैलिफोर्निया। डायब्लो विन, चिनूक विन, सांता एना विन और जार्बो गैप विन। सेम सवाल आप देखो, यहाँ पे इन्होंने पूछा था सांता एना कहाँ पे फ्लो होती है, तो ये कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे, सांता एना के साथ। आंसर सी। ये लोकल विंस मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पे आप देखो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। यहाँ पे आप देखो लोकल विंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। चिनूक कहाँ से बहती है, पंपेरो, नोटे, है ना, सिरोको, खमसीन, हर्मटन, सारा कुछ। और फिर मैंने आपको पूरा रीज़न बताया था कि कैसे क्या चीज़ें काम करती है। आप वीडियो पोस्ट करके कुछ सवाल अटेम्प्ट भी कर सकते हो, है ना। ये हमने बैच में एक एक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकल विंस को समझना। आप देखो हर एक पेपर में, एनडीए में, सीडीएस में, यूकेपीसीएस में, केएस में, यूपीपीएससी में, सीएपीएफ में, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल विंस को समझना। तो यहाँ पे तो हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, मगर इसका जो आंसर है वो सेंटा एना है। और अगर आप ये सिर्फ लोकेशन समझते हो तो आपका काम बन जाएगा। लोकेशन अगर आप समझो तो आपका काम बन जाएगा, आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। पहला कह रहा है डायब्लो विंड। देखिए जो डायब्लो विंड है ये एक हॉट ड्राई विंड है, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ब्लो होती है, सदर्न कैलिफोर्निया में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और ये दूसरा जो कह रहा है चीनूक, तो चीनूक क्या है, एक तरह का वार्म ड्राई विंड है जो कि रॉकी माउंटेन्स के पास फ्लो होता है, रॉकी माउंटेन्स के पास, है ना, रॉकी माउंटेन्स इन यूएस एंड कनाडा। उसके बाद सेंटा एना, तो इसका सही आंसर है। ये एक तरह का फोन टाइप का विंड है जो कि ग्रेट बेसिन से फ्लो होता है टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, तो यही इसका आंसर है। जार्बो गैप विंड नहीं होगा, ये भी कुछ खास विंड नहीं है जो कंट्रीब्यूट करे वाइल्ड फायर्स में। तो ड्राई विंड बहुत कन्वीनियंट हो जाते हैं वाइल्ड फायर्स के लिए। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सेम हमने मैपिंग किया था, वहाँ पे हमने सारे पासेस डिस्कस किए थे। एक एक पास मैंने बहुत आराम से आपको बताया था, है ना। यहाँ पे हमने देखा था कि यांग्याप पास जो है अरुणाचल में है, बोमडीला भी अरुणाचल में है। और अगर आप देखो यहाँ पे तो यांग्याप तो होगा नहीं, बोमडीला भी नहीं होगा। अब बचा कुमज्वांग और मुलिंगला। तो कुमज्वांग भी आप देखो यहाँ पे कुमज्वांग है अरुणाचल में, है ना, तो कुमज्वांग में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, मोलिंगला। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये होती है मैपिंग से ऐसे सवाल होते हैं काफ़ी इजली। बाकी आप यहाँ पे देखो तो ये जो उत्तराखंड है यहाँ पे मोलिंगला देखने को मिलेगा, है ना। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। फिर आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखो तो कितनी बार इन्होंने पूछा है। सीडीएस ने पूछा था जोजिला, बारालाचा, जलेपला, नीतिला। फिर यहाँ एनडीए में पूछा था। फिर यहाँ पे सीएपीएफ में पूछा गया था। फिर बुमला पास के बारे में। फिर लहासा को लद्दाख से कौन जोड़ता है, सिपकिला, दीफर, अगहिल, जलेपला, है ना, ये सारा पूछ रखा है इन्होंने सारा। और ये याद हो जाता है पीवाईक्यू से जब हम सॉल्व करते हैं तो। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, तो इस वजह से ये टॉपिक जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट ईबू जो रिसेंटली इरप्ट हुआ इंडोनेशिया में, ये किस तरह का वोल्केनो है। तो ये एक तरह का कॉम्पोजिट वोल्केनो है, ठीक है। ये एक तरह का कॉम्पोजिट वोल्केनो है, सील्ड वोल्केनो नहीं है। देखिए सील्ड वोल्केनो ब्रॉड होते हैं और जेंटली स्लोपिंग होते हैं, और ये नहीं है। सील्ड वोल्केनो कौन कौन से हैं, किलाऊ सबसे फेमस है सील्ड वोल्केनो में, किलाऊ, किलाऊ ध्यान रखना आप। और मोना लोआ है, मोना लोआ।
और इसका आंसर तो कंपोजिट वोल्केनो है, जिसे स्ट्रेटो वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ये ऑल्टरनेटिव लेयर बन जाती है ना लावा एस वगैरह की, और इसमें स्टीप स्लोप देखने को मिलते हैं। माउंट ईबू जो हालमहेरा आइलैंड में है, ये एक तरह का एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है इसलिए। वोल्केनिक डोम तो ऐसे भी नहीं होगा, बहुत विस्कोस होते हैं ये, है ना, और ये अनदर वोल्केनो के क्रेटर के इनसाइड ही डेवलप हो जाते हैं। सिंडर कोन भी नहीं होगा, सिंडर कोन तो स्मॉल स्टीप वोल्केनो होते हैं, है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपोजिट वोल्केनो। तो आप देखो सारे क्वेश्चन अगर हम देखें तो बैच से कवर इसलिए होते हैं क्योंकि जो PYQs NCERT से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखो इसमें कह रहा है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैविंग लो डेंसिटीज एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट है, क्या ये सही है? ये साफ तौर से गलत है, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो रॉकी प्लैनेट होते हैं, जिनमें सिलिकेट रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है ना, ये हाई डेंसिटी वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने गलत दे रखा है कि लो डेंसिटी नहीं, हायर डेंसिटी वाले ही होते हैं। तो इस वजह से जो पहला है वो गलत है ना, लो डेंसिटी नहीं है, हाई डेंसिटी है। दूसरा कह रहे हैं सन और दे लाई बिटवीन द सन एंड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड। हाँ ये बात सच है, सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सन है, फिर ये प्लैनेट्स हैं, फिर यहाँ बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं, तो इसके बीच में ही देखने को मिलता है। और लोअर ग्रेविटी जो है, लोअर ग्रेविटी की वजह से ये स्केपिंग गैसेस को होल्ड कर लेते हैं। ये बात एक्चुअली गलत है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की लोअर ग्रेविटी होती है देन जायंट प्लैनेट्स। लोअर ग्रेविटी जो है वो इफेक्टिवली रिटेन कर लेती है लाइट गैसेस को, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम हो गया। मरकरी और मार्स में बहुत थीन एटमॉस्फेयर होता है, जबकि जो वीनस और अर्थ है वो एटमॉस्फेयर को रिटेन करते हैं, क्योंकि उनका मास ज़्यादा है ना, मास ज़्यादा है, या मैग्नेटिक फील्ड, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लोअर ग्रेविटी की वजह से गैसेस रिटेन नहीं होते। तो इनफैक्ट आप सोचो, अगर लोअर ग्रेविटी है, ग्रेविटी कम है, तो गैसेस तो और जल्दी बाहर निकल जाएंगे ना, गैसेस तो और जल्दी स्केप हो जाएंगे। ठीक है, मून के केस में ऐसा कि हम देखते हैं। तो इस वजह से जो तीसरा है वो यहाँ पे साफ तौर से गलत है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? D2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेयर के लेयर्स दिए गए, आपको कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। आपको बताना है यहाँ पे कि कितने पेयर सही मैच हैं। ट्रोपोस्फेयर के साथ कह रहे हैं UV रेज को ये एब्जॉर्ब करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर वेदर और क्लाइमेट को चेंज करता है। मीजोस्फेयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है बैक टू द अर्थ। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमने समझा था कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल वगैरह देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। इस ट्रिक से हमने याद किया था और ये इस तरह से चल रहा था। और इसके बाद ये जो कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको 5 डिफरेंट लेयर्स हम डिवाइड करते हैं अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। यही है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो जो ट्रोपोस्फेयर है, इसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, वही जो बेसिक बात है कि ये डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है और ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है। और इसके साथ आप देखो तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अर्थ के ओजोन लेयर का होम है, यानी इसी रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, और ये हाईएस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का जहाँ पे जेट प्लेन रीच कर सकते हैं। और जो मीजोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इस लेयर में अगेन टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर आइनोस्फेयर में आप देखो तो ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द अर्थ एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो रेडियो वेव ट्रांसमिट होते हैं अर्थ से, वो वापस आते हैं अर्थ में इसी लेयर के थ्रू, है ना। और ये ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे जो भी वेदर कंडीशन है वो सारा कुछ मैनेज होता है, और पैसेंजर प्लेन वगैरह यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो ये पहला कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है। अभी हमने पढ़ा कि ये अल्ट्रावायलेट वाली जो बात है ये स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्व होती है, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर जो है वेदर और क्लाइमेट कंडीशन को मैनेज करता है, चेंज करता है। तो ये फर्स्ट सेकंड स्वैप्ड है। तीसरा मीजोस्फेयर भी गलत है। रेडियो वेव्स की जहाँ बात है आप आइनोस्फेयर के साथ जाना, ना कि मीजोस्फेयर के साथ। आइनोस्फेयर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को बैक टू द अर्थ। तो तीनों गलत दे रखा है और बहुत आसान है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। मीजोस्फेयर में याद रखना, एम से मीजोस्फेयर, एम से मीटियोर बर्न होते हैं मीजोस्फेयर में। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट रेट के बारे में, लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था।
तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए एक बार पहले खुद से, आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है या नहीं। देखिए पहले ही पूछा गया नॉर्मल लैप्स रेट के ऊपर क्वेश्चन, है ना। फिर आप देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा किस स्फीयर में जो एटमॉस्फेयर है वो हार्मफुल यूवी रेज को रेडिएट करने का काम करता है, मतलब जो रेडिएट होते हैं फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब्ड, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। देन यहाँ पे आप देखो एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सा है जो क्लाइमेट वेदर वगैरह को मैनेज करता है, तो ये कौन सा है, ये है ट्रोपोस्फेयर। फिर आप देखो कौन से लेयर में एटमॉस्फेयर में सारे वेदर फिनोमिना कर होते हैं, तो ये कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। तो बार बार एक ही तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। ओजोन लेयर वाली जो बात है तो किस लेयर में एग्जिस्ट करता है, सेकंड लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है इसमें, कह रहे हैं फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो सबसे दूर कौन सा है, सबसे दूर है आयनोस्फेयर, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना। देन उसके बाद एक्सोस्फेयर जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारा कुछ हमने डिस्कस भी किया है कई बार। तो ये हमारा डिस्कशन था, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।